नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में और मैं हूं आपके साथ अनीशा दीक्षित। दुनिया भर में हार्ट डिसीज के बाद कैंसर दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है जो मौत का कारण बनती है। इसलिए जरूरी है इसके प्रति जागरूक होने की। जागरूकता इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर समय रहते ब्लड कैंसर के बारे में पता लगा लिया जाए तो मरीज की जान बचाई जा सकती है या उनकी जिंदगी में कुछ साल जोड़े जा सकते हैं। हमारे देश में वो तमाम टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे ब्लड कैंसर का इलाज किया जा सकता है। आज हम आपको अपने इस खास शो में बताएंगे ब्लड कैंसर के कितने प्रकार होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं और साथ ही इसका इलाज क्या है। ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नितिन सूद, डायरेक्टर हेमेटो ऑन्कोलॉजी एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, मेदांता मेडिसिटी, गुरुग्राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। मेरा नाम नितिन सूद है। मैं मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में हेमेटोलॉजिस्ट हूँ और हमारी हेमेटोलॉजी की यूनिट यहाँ पे ब्लड और एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स का इलाज करती है, डायग्नोसिस करती है। डॉक्टर, मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे, ब्लड कैंसर होता क्या है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। ब्लड कैंसर को समझने के लिए ब्लड का प्रोडक्शन समझना जरूरी है और स्पेशल सेल्स हमारे बोन मैरो में रहते हैं जो ब्लड को प्रोड्यूस करते हैं। और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए और ये बढ़ने लगे, ये 1 के 2, 2 के 4 होने लगे और अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन हो इनका, तो ये बोन मैरो को अपना काम नहीं करने देते और बोन मैरो का नॉर्मल काम है ब्लड बनाना, हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करना। और अगर ये ना हो पाए और वो सेल्स बोन मैरो में जगह घेरें तो उस कंडीशन को हम बोन मैरो फेलियर कहते हैं और वहां से जो ओरिजिनेट कैंसर होता है उसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं। ये बाकी सॉलिड कैंसर्स की तरह नहीं है जो एक स्पेसिफिक ऑर्गन में ओरिजिनेट होता है, क्योंकि बोन मैरो हर बड़ी बोन में मौजूद है और लिम्फ नोड्स पूरे शरीर में मौजूद हैं, तो ये यूजुअली मल्टीपल जगह से स्टार्ट होता है। ब्लड कैंसर के मरीज कौन कौन से लक्षणों का सामना कर सकते हैं, ये आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जो मेजर लक्षण हैं ब्लड कैंसर के वो हैं कहीं पे गांठ होना, जैसे कि हमारी गले में या बगलों में गांठ होना या टॉप ऑफ द थाइज में गांठ होना। यूजुअली ये गांठें लिम्फ नोड होती हैं और ये लिम्फोमा के लक्षण होते हैं। जो लिम्फोमा के दूसरे लक्षण हैं सिस्टमिक लक्षण, जैसे कि बार बार बुखार आना, हल्का हल्का बुखार हफ्तों हफ्तों चलते रहना और डिस्पाइट ऑल द ब्लड टेस्ट, ऑल द टेस्ट, किसी को पता ना चल पाए कि ये बुखार क्यों आ रहा है, तो फिर लिम्फोमा का शक जनरेट हो जाता है। दूसरे लक्षण जो लिम्फोमा में हो सकते हैं वो है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, यानी कि हम वेट लूज करने की कोशिश नहीं कर रहे पर फिर भी, और हमारी डाइट नॉर्मल है पर फिर भी वजन कम होता जा रहा है और ये दिनों से हफ्तों से चल रहा है, तो ये एक भी सिम्टम है लिम्फोमा का। एंड फाइनली बहुत पसीना आना, कोई काम नहीं कर रहे, रात को सोए हुए हैं फिर भी इतना पसीना आ गया कि पूरे कपड़े भीग गए और उनको बदलना पड़ा, तो ये भी एक लिम्फोमा का सिम्टम हो सकता है। डॉक्टर, क्या ब्लड कैंसर हेरिडिटरी होता है? इन जनरल इस सवाल का जो शॉर्ट आंसर है वो कि ब्लड कैंसर हेरिडिटरी नहीं होता। हमें ब्लड कैंसर या काफ़ी कैंसर्स के कारण नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि वो कैंसर्स हमें एक दूसरे से नहीं लग सकते, जैसे कि इन्फेक्शन लग सकता है, तो ब्लड कैंसर एक दूसरे से ट्रांसमिट नहीं होता और ब्लड कैंसर फैमिलीज में पेरेंट्स से बच्चों में नहीं जाता, विच मीन्स इट्स नॉट हेरिडिटरी। बट कुछ टाइप के ब्लड कैंसर्स हैं, खासकर लिम्फॉइड टाइप के लिम्फोमास या CLL, जो कि फैमिलीज में रन कर सकते हैं, विच मीन्स वो उन फैमिलीज के ज्यादा मेंबर्स को होते हैं एज अपोज टू जनरल पॉपुलेशन। तो ब्लड कैंसर हेरिडिटरी नहीं होता लेकिन फैमिली में ज्यादा हो सकता है। आपके अगर फैमिली में किसी को किसी टाइप का ब्लड कैंसर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी वो टाइप का कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। और अगर आपके फैमिली में किसी को कैंसर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेफ है। अगेन, अगर जैसे कि हमने सिम्टम्स बताए, अगर इनमें से कोई सिम्टम्स हैं तो उनको चेकआउट कराना बहुत जरूरी है।
डॉक्टर एक चीज और बताएं आप, क्या ब्लड कैंसर केवल बुजुर्गों को ही होता है या ये बच्चों को भी प्रभावित कर सकता है? क्या ये पुरुष और महिलाओं को समान रूप से प्रभावित करता है? सो एज एंड जेंडर मतलब कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कुछ टाइप के कैंसर्स ज्यादा कॉमन होते रहते हैं, लेकिन कुछ ब्लड कैंसर्स ऐसे हैं जो उम्र नहीं देखते, वो किसी भी उम्र पे आ सकते हैं। जो इसका क्लासिक एग्जांपल है हॉजकिन लिम्फोमा, जो कि यंग एज में ज्यादा होता है, इवन बच्चों में भी हो सकता है। और कुछ ब्लड कैंसर्स ऐसे हैं कि जो बच्चों में ज्यादा कॉमन है, जैसे कि अक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया, और ये बच्चों में ज्यादा ट्रीटेबल भी है। तो इन जनरल जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ब्लड कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है, यानी कि ब्लड कैंसर होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लड कैंसर का शक या ब्लड कैंसर हो नहीं सकता यंग एज पे। तो ज्यादातर ब्लड कैंसर सेम इंसिडेंस पे होते हैं, और आपका जेंडर ये नहीं डिसाइड करता कि आपको ब्लड कैंसर हो सकता है या नहीं। सो जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं ब्लड कैंसर के, वो दोनों जेंडर्स में सेम होते हैं। और इट्स इम्पॉर्टेंट कि ऐसे लक्षण, चाहे आदमी हो चाहे महिला हो, उनको अगर ऐसे लक्षण हैं तो उनको चेक कराना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, ब्लड कैंसर का निदान करने के लिए कौन कौन से सामान्य परीक्षण आवश्यक होते हैं, इसके बारे में आप बताएं। तो ब्लड कैंसर को चेक करने के लिए काफी सारे ब्लड टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। जो स्पेशलाइज्ड ब्लड टेस्ट हैं, फॉर्चुनेटली एक जो सीबीसी जिसको हम बोलते हैं, जो कंप्लीट ब्लड काउंट है, वो काफी सारे ब्लड कैंसर्स स्पेशली ल्यूकीमियाज को इमीडिएटली पिकअप कर लेता है। तो सीबीसी तो अब छोटे शहरों में भी और उसके बियॉन्ड भी हो सकता है। और कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं जो एक बार की ब्लड कैंसर का अगर शक जाहिर हो तो वो स्पेशलाइज्ड टेस्ट किसी बड़े हॉस्पिटल में हो सकते हैं। एक जो टेस्ट काफी लोगों ने सुना भी होगा, जिसको कि हम बोन मैरो टेस्ट कहते हैं, वो ज्यादातर ब्लड कैंसर्स में यूजफुल है। और जब हम बोलते हैं ज्यादातर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लड कैंसर पिकअप उसी टेस्ट से होता है, लेकिन काफी ब्लड कैंसर्स उस टेस्ट से पिकअप हो सकते हैं। बोन मैरो का टेस्ट बैक से किया जाता है, और एक स्पेसिफिक एरिया से किया जाता है जहाँ पे थोड़ा सा हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, मतलब कि एरिया को सुन करते हैं और वहाँ नीडल डाल के छोटा सा बोन मैरो का सैंपल लेते हैं, या हो सकता है बोन मैरो का एक छोटा बोन का पीस भी लें, जिसे हम बोन मैरो बायोप्सी कहते हैं। और टेस्ट जो खासकर लिम्फोमास को पिकअप करते हैं वो हैं जैसे कि लिम्फ नोड की बायोप्सी करना, या अगर कोई किसी तरह की गांठ कहीं पे है तो एक छोटा सा चीरा लगा के उस गांठ को निकाल के हम उसको कट करके माइक्रोस्कोप के नीचे स्टेन करके देख सकते हैं, जिसको हम बायोप्सी कहते हैं। और सम अदर टेस्ट जहाँ पे हम अब नॉर्मल प्रोटीन ब्लड में चेक कर रहे हैं, या यूरिन में चेक कर रहे हैं, या किडनी बायोप्सी कर रहे हैं, या किसी स्पेसिफिक एरिया की बायोप्सी कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक टाइप के ब्लड कैंसर्स को पिक कर सकता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम राइट पेशेंट पे राइट टेस्टिंग करें, और इसमें आपके डॉक्टर आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये जरूरी है कि आप डॉक्टर से जाके मिलें अगर आपको कोई सिम्टम है, तो वो आपको करेक्ट टेस्टिंग एडवाइस करें। डॉक्टर, क्या हमारे देश में ब्लड कैंसर के लिए स्क्रीनिंग कार्यक्रम उपलब्ध हैं? तो जैसा कि मैंने कहा कि जो सिंपल ब्लड टेस्ट है वो काफी सारे कैंसर्स को पिकअप कर सकते हैं। सिंपल ब्लड टेस्ट जैसे कि सीबीसी या फिर पेरिफेरल स्मीयर, जो कि छोटे शहरों में, गांव में भी अवेलेबल है आजकल। और स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स जैसे कि कैंप्स लगते हैं, वहां पे ये सीबीसी आराम से हो जाते हैं। लोकल डॉक्टर को जरूर दिखाएं, और जैसे कि एनुअल स्क्रीनिंग चेक्स हैं, एनुअल हेल्थ चेक्स हैं, वो जरूर करें, ताकि अगर किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी आपके ब्लड टेस्ट में है तो वो की जा सके। इन सब चीजों की अहमियत ये है कि अगर हम किसी ब्लड कैंसर को या किसी भी तरह के कैंसर को जितना जल्दी पिकअप कर सकते हैं, उतना कम इलाज में उसका ट्रीटमेंट हो सकता है,
उतने कम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। डॉक्टर, ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये हमारे दर्शकों को समझाएं। अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट अलग अलग टाइप के ब्लड कैंसर्स के लिए हैं, बट जनरली ट्रीटमेंट्स को हम 3 या 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहली सबसे जरूरी कैटेगरी है वो है कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी हम सब ने सुनी हुई है, हम सबको पता है कि कीमोथेरेपी क्या होती है ब्रॉडली स्पीकिंग। बट कीमोथेरेपी वो टाइप के इंजेक्शंस हैं या वो टाइप की टैबलेट्स हैं जो हमारे सेल्स को खत्म करती हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली जो बैड सेल्स हैं, जो कैंसर सेल्स हैं, उनको खत्म करती है। जनरली कीमोथेरेपी इंजेक्शन द्वारा दी जाती है, और जब हम किसी को कीमोथेरेपी दे रहे होते हैं तो उनको फ्रीक्वेंट ब्लड टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है और फ्रीक्वेंट फॉलोअप की जरूरत पड़ती है। जो दूसरे टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स ब्लड कैंसर के हैं वो है टारगेटेड ट्रीटमेंट। एंड रिसेंटली या मोर रिसेंटली पिछले कुछ सालों में ये टारगेटेड थेरेपी की ग्रोथ बहुत रैपिड हुई है, और काफी टारगेटेड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं काफी डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड कैंसर्स के लिए। टारगेटेड थेरेपी इज यूजुअली टैबलेट बेस्ड, और इसके लिए मरीजों को हॉस्पिटल में रहना बहुत जरूरी नहीं होता, वो ये टैबलेट्स घर पे खा सकते हैं। बट अगेन मोर इम्पोर्टेंटली ये जो टारगेटेड थेरेपी है इसकी मॉनिटरिंग और इसके ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी है, और इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये टारगेटेड थेरेपी को जो डॉक्टर हैं वो क्लोजली मॉनिटर करें, तो फ्रीक्वेंट फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। जो तीसरी ब्रॉड कैटेगरी है वो है इम्यूनोथेरेपी। अगेन इम्यूनोथेरेपी काफ़ी लोगों ने सुनी होगी। इम्यूनोथेरेपी यूजुअली इंजेक्शन द्वारा दी जाती है, और उस दौरान उन इंजेक्शंस के लिए हॉस्पिटल में रहना ज़रूरी है। समटाइम्स और सम ऑफ द कैंसर्स नीड कॉम्बिनेशन, मतलब कि इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी का कॉम्बिनेशन दोनों साथ में दी जाए, दोनों की मॉनिटरिंग भी साथ में की जाए, और इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ में किया जाए, तो कैंसर बेटर रिस्पॉन्ड करता है। तो इसीलिए हर तरह और ब्रॉड कैटेगरीज को कंबाइन करना भी बहुत ज़रूरी है। हर पेशेंट का कैंसर अलग होता है, और हर पेशेंट का ट्रीटमेंट भी अलग होना चाहिए, और पेशेंट की फिटनेस और उसके कैंसर के हिसाब से हम उनके लिए टेलर मेक करते हैं उनका ट्रीटमेंट। तो इसीलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर से ये बात डिस्कस ज़रूर करें। ब्रॉडली स्पीकिंग एक और कैटेगरी ऑफ थेरेपी है विच इज़ कॉल्ड CAR T सेल्स, और उसमें हम पेशेंट के अपने सेल्स निकालते हैं, अपने लिम्फोसाइट्स निकालते हैं, उनको ट्रेन करते हैं कैंसर को बेटर रिकॉग्नाइज करने के लिए, वो बॉडी के बाहर किया जाता है, और फिर उन्हीं सेल्स को वापस रीइन्फ्यूज करते हैं, एंड वो CAR T सेल्स फिर एक बार शरीर में जब दोबारा जाते हैं तो वो कैंसर को बेटर हैंडल करते हैं, और खासकर लिम्फोमास और रिलैप्स्ड ल्यूकेमियास के लिए ये ट्रीटमेंट आजकल काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है। फाइनली जो ब्रॉड कैटेगरी है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट में जो हाई रिस्क बीमारियां हैं, जो कि कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के कॉम्बिनेशन या टारगेटेड ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो सकती, वहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट काफ़ी काम आता है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट ब्रॉडली स्पीकिंग 2 तरह के होते हैं, जिसमें एक ऑटोग्राफ्ट हम जिसको बोलते हैं, जहाँ पे पेशेंट के अपने सेल या पेशेंट खुद ही डोनर है और उसके अपने सेल हम प्रिजर्व करके रखते हैं, जो कि उनके ट्रांसप्लांट में यूज आ सके। या फिर दूसरे तरह का ट्रांसप्लांट जिसको हम एलोग्राफ्ट बोलते हैं। एलोग्राफ्ट में किसी और के सेल या कोई और डोनर होता है, यूजुअली भाई बहन या कोई मैच्ड अनरिलेटेड डोनर या हाफ मैच्ड डोनर। तो अलग अलग तरह के ट्रांसप्लांट्स होते हैं। डॉक्टर, विभिन्न ब्लड कैंसर के लिए उपचार की अवधि कितनी होती है, ये आप बताएं। तो यूजुअली स्पीकिंग अगेन ये पेशेंट की फिटनेस और पेशेंट की बीमारी पे डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के कैंसर के कौन सा ट्रीटमेंट है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग जो ट्रीटमेंट है वो कुछ महीनों तक चलती है, और यूजुअली ज्यादातर ब्लड कैंसर्स की ट्रीटमेंट 4 से 6 महीने में खत्म हो जाती है। डॉक्टर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है और क्या ये सभी प्रकार के ब्लड कैंसर के लिए जरूरी होता है?
जैसा कि हमने पिछले सवाल के जवाब में बोला था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट दो तरह के होते हैं, मोटे-मोटे ऑटोग्राफ्ट जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे पेशेंट खुद ही डोनर होता है। सारे सारे कैंसर्स के लिए ये ट्रांसप्लांट ज़रूरी नहीं है और कुछ कैंसर्स दवाइयों से या इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी कॉम्बिनेशन से ठीक हो सकते हैं। पर जहाँ पे बीमारी हाई रिस्क है, जहाँ पे बीमारी के वापस आने के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पे हम ट्रांसप्लांट एज मोड ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। कुछ बीमारियों के लिए ऑटोग्राफ्ट जहाँ पे पेशेंट खुद डोनर है और कुछ बीमारियों के लिए एलोग्राफ्ट जहाँ पे भाई बहन या मैच अनरिलेटेड डोनर या हाफ मैच डोनर यूज किया जाता है। अगेन ये डिपेंड करता है कि पेशेंट, एक स्पेसिफिक पेशेंट के लिए कौन सा टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ज़रूरी है, कौन सा अप्रोप्रिएट है। इसीलिए इट्स बेटर कि अपने स्पेसिफिक पेशेंट अपने हेमेटोलॉजिस्ट से जाके बात करें। डॉक्टर, एक स्वस्थ व्यक्ति को ब्लड कैंसर से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये आप बताएं। ब्लड कैंसर किसी इन्फेक्शन की तरह नहीं है, उससे बचा नहीं जा सकता लाइफस्टाइल इश्यूज से, बट क्योंकि उससे बचा नहीं जा सकता, कुछ चीजें ऐसी की जा सकती हैं कि जहां पे अगर आपको कोई शक हो ब्लड कैंसर का, या फिर ऐसा कोई ब्लड टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे जल्दी चेक कराना जरूरी है। और अगेन स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स और अर्ली टेस्टिंग की अहमियत ये है या ज़रूरी वो ये है, इसलिए है क्योंकि जितना जल्दी हम कैंसर को पकड़ें, जितना जल्दी हम उसको कैटेगराइज करें, जितना जल्दी इलाज शुरू करें, उतने कम इलाज की ज़रूरत पड़ती है और उतना ही पेशेंट का आउटकम बेटर। हमारे समाज में ब्लड कैंसर को लेकर स्टिग्मा क्यों है, ये आप हमारे दर्शकों को समझाएं। हमारे सोसाइटी में किसी भी कैंसर को लेकर स्टिग्मा है, और वो इसलिए है क्योंकि इन द पास्ट पहले कैंसर का इलाज नहीं होता था या कैंसर का बहुत अच्छा इलाज नहीं होता था। अगर होता भी था तो इलाज के दौरान पेशेंट की तबीयत बहुत खराब होती थी और लोग काफ़ी घबराते थे ऐसे पेशेंट्स को मिलने के लिए। तो पेशेंट्स भी अपनी बीमारी को छुपाते थे और या कभी-कभी फैमिली वाले पेशेंट से बीमारी को छुपाते थे, इसीलिए ये स्टिग्मा इतना डेवलप हो गया। बट जैसे जैसे समय बीता है और ट्रीटमेंट्स आए हैं और इन बीमारियों का इलाज बेटर हुआ है, तो साइड इफेक्ट्स कम हैं, ट्रीटमेंट के सक्सेस रेट्स बेटर हैं, एंड पेशेंट्स और जनरल पब्लिक में एजुकेशन रेट्स बेटर हैं। इंटरनेट के माध्यम से लोग इन बीमारियों को बेहतर समझते हैं, और क्योंकि बेहतर समझते हैं तो ये स्टिग्मा धीरे धीरे कम हो रहा है। बट अगेन एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और लोगों को समझाना ज़रूरी है कि ज़्यादातर बीमारियों के इलाज उपलब्ध हैं और बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, तो इसीलिए इसमें स्टिग्मा अब कम होना चाहिए। डॉक्टर, जब फैमिली में किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर का निदान होता है, तब परिवार के सदस्यों की क्या भूमिका रहनी चाहिए, इसके बारे में आप समझाएं। तो फेथ एंड मॉरल सपोर्ट जो कि बहुत ज़रूरी हैं किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, ख़ासकर ऐसी ट्रीटमेंट्स के लिए जहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, खर्चा भी काफ़ी होता है, समय भी बहुत लगता है, पेशेंट को बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। तो ये हिम्मत डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स तो देते ही हैं, बट ये मॉरल सपोर्ट बेसिकली फैमिली से भी आना चाहिए। इसलिए फैमिली वालों को भी एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है और उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जितना विश्वास होगा ट्रीटमेंट में, जितना फेथ होगा ट्रीटमेंट में और डॉक्टर में और हेल्थ केयर वर्कर्स में, उतना ट्रीटमेंट इज़ मोर लाइकली टू वर्क और ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट उतना ही बेटर होगा। इसीलिए फैमिली वालों को सपोर्ट करना, कभी-कभी फैमिली को भी उतनी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है जितनी पेशेंट को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। केयर गिवर्स को भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और केयर गिवर्स को एजुकेशन की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर, ब्लड कैंसर के मरीज को किस तरह का डाइट लेनी चाहिए, और साथ ही आप ये भी बताएं क्या ब्लड कैंसर के मरीज का एक्सरसाइज और योगा करना सेफ है? जो डाइट का क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सब लोगों को या सब मरीजों को डाइट को समझना ज़रूरी है। ब्रॉडली स्पीकिंग जो डाइट है उसका रोल कैंसर के इलाज में ये है कि
हाई प्रोटीन लेवल होना चाहिए और शरीर को ताकत मिले इन बीमारियों से लड़ने की और इन दवाइयों के साइड इफेक्ट को झेलने की। द अदर ब्रॉड कॉन्सेप्ट या जो बात समझने वाली है डाइट से, कि डाइट से कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, विच मीन्स कि खाना ऐसा खाएं जो साफ हो और पका हुआ हो। जो खाना पक जाता है उस बिकॉज ऑफ हीट, उसमें इन्फेक्शन की संभावना बहुत कम होती है। मॉडरेट एक्सरसाइज एंड मॉडरेट योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर बॉडी टॉलरेट कर सकती है तो ये मरीजों को करना, नॉट ओनली उनको फिजिकल सेटिस्फैक्शन, उनको मेंटल सेटिस्फैक्शन भी मिलती है और बॉडी को स्ट्रेंथ तो मिलती ही है, एनर्जी बेटर होती है मॉडरेट एक्सरसाइज। सो मनाही नहीं है, जहां तक बॉडी टॉलरेट कर सके ये एक्सरसाइजेस करना जरूरी है। डॉक्टर, क्या आप ब्लड कैंसर डे पर हमारे दर्शकों के साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं? बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, अफवाहों पे विश्वास ना करें और ये ना सोचें कि बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। दिल छोटा नहीं करना और ट्रीटमेंट पे विश्वास रखें, और ये भी ज़रूरी है कि जहाँ से मदद की ज़रूरत है वहाँ से मदद लें, स्पेशली फ्रेंड्स एंड फैमिलीज से। किसी को अपने साथ लेके जाएं, और क्योंकि अगर कोई साथ में होता है तो बात को समझना भी ज़्यादा आसान होता है और इंसान को मॉरल सपोर्ट भी मिलता है। तो विजिलेंट रहें, और अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो डिले ना करें और जल्दी से जल्दी अपना चेकअप करें। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को ब्लड कैंसर के प्रति अवेयर करने के लिए। जैसा कि डॉक्टर ने बताया ब्लड कैंसर के लक्षणों के बारे में, अगर किसी को भी ऐसे लक्षण दिखते हैं तो उन्हें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। देश दुनिया में तमाम वो टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जिनसे ब्लड कैंसर का इलाज किया जा सकता है, लेकिन जरूरत है समय रहते इसे पहचानने की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।